जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, हमारा मोबाइल फोन ऐप अब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में उपलब्ध है। डाउनलोड करिए, लेटेस्ट वीडियोस देखिए और लेटेस्ट हमारे आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हाल ही में अफवाहों का बाजार गर्म है। पाकिस्तानी मीडिया यह कहता है कि साहब अमेरिका ने फिर हमारी खोपड़ी के ऊपर पिस्तौल लगाई और हमसे बोला है कि हमें एयरबेस दे दो। अब अमेरिका तो हट रहा है। 9/11 की एनिवर्सरी के होते होते अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह बोला है कि सारी अमेरिकन फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से हट जाएंगी, लेकिन उनको एयर सपोर्ट की जरूरत होगी, एयर कवर की जरूरत होगी, जो उनके फ्रेंडली फोर्सेस वहां पे हैं, जो रेजिम वहां पे है। और भी 10 चीजें हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को यह भी डर लगता है कि सेंट्रल एशिया में फिर किस तरीके से वो पहुंचेगा, या फिर जो अगला अटैक होगा हो ना हो फिर से 9/11 जैसा अफगानिस्तान से ही। और भी उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे हैं। तो इसके बारे में पूरी कहानी क्या है, अंदर की बात क्या है, हमारे साथ हैं हमारे दोस्त सुशांत सरीन। आज हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है और इसके पीछे सच क्या है। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। थैंक यू गौरव जी। सुशांत, मेरा पहला सवाल आपको कि पाकिस्तानी मीडिया को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी मीडिया में एज यूजुअल उनके हर तीसरे दिन कुछ हड़कंप मचता है। तो लेटेस्ट हड़कंप यही है कि साहब अब हमसे फिर बेसिस मांग रहा है अमेरिका, और फिर तालिबान हम पे अटैक करेगा और चीन को बुरा लग जाएगा क्योंकि सीपैक है और दुनिया भर का बलूचिस्तान में बेसिस मांग रहे हैं। इसके पीछे खासतौर से मीडिया को अगर हम देखें, पाकिस्तानी मीडिया को, तो आपके क्या व्यूज हैं, आपकी क्या राय है इस पे? यार गौरव, जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, एक लिहाज से काफी हद तक एम्बेडेड मीडिया है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस्लाम अक्सर जागते रहता है, या पाकिस्तानी जो उनकी शहरियत है वो उजागर होती रहती है। तो कुछ तो जो आप रिएक्शन देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, वो एक नेचुरल इस्लामाइज्ड रिएक्शन है, जो कट्टरपंथियों का रिएक्शन होता है, अमेरिका से जो नफरत है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इसमें कुछ हद तक एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कुछ बातचीत हुई मुईद यूसुफ की और अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, और जो भी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, और उसको जो मंजर आम पे लेकर आया गया, वो एक तरीके का ट्रायल बलून था, ये देखने के लिए कि किस तरीके का रिएक्शन होगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा उसका पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब बड़ा एक तीव्र रिएक्शन आता है तो वो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। क्योंकि देखिए, पैसा तो आपने लेना है, बिना पैसे के तो आपकी दुकान नहीं चलती पाकिस्तानियों की। जब से पैदा हुए हैं तब से किसी ना किसी से पैसा लेकर ही अपनी दुकान चला रहे हैं, तो वो पैसा तो इनको चाहिए। चीन पैसा देता कम है, लेता ज्यादा है। अमेरिका बहादुर जो है वो पैसा देता ही है, लेता तो कुछ भी नहीं है इनसे। अपने लोगों को भी मरवाता है और पैसा भी देता है पाकिस्तानियों को। तो अमेरिका से अच्छा अलाई पाकिस्तान को मिल नहीं सकता। तो एक लिहाज से, लेकिन पाकिस्तानियों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि देखिए, हमने तालिबान के साथ गद्दारी की, लेकिन उसकी हमारे को कोई प्रॉपर जिसको बोलते हैं मुआवजा नहीं मिला अमेरिका से। हमको और मिलना चाहिए था, हमने बड़े सस्ते में अपने आप को बेचा। तो इस बार में शायद इतने सस्ते में ना बेचने की बात हो रही हो, थोड़ा महंगा बेचने की बात हो रही हो। इसीलिए थोड़ा सा वो रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स की भी बात हो रही है। जिस तरीके से एक बिल अमेरिका में मूव किया जा रहा है, एक कानून बनाया जा रहा है, अब वो पारित होता है या नहीं होता वो एक अलग बहस है। लेकिन और बहुत सारी चीजों में ये अपनी नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी, जो मुईद यूसुफ जाके बोल रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि हम अब एक बड़े ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनने की तरफ हम लोग गामजन हैं। लेकिन बेसिकली उसका जो शॉर्ट हैंड है या उसका जो सब टेक्स्ट है वो ये है कि बाबा थोड़ा सा पैसा और दो हमारे को, ताकि हमारी दुकान चलती रहे। हम लोग न्यूक्लियर आर्म नेशन है, वी आर टू डेंजरस टू फेल, तो हम लोग कहीं हालत खस्ता ना हो जाए। तो वो नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है। अब वो जितनी ज्यादा वो ये दर्शाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत रोष है और बहुत गुस्सा है इस डिसीजन को लेकर के, अमेरिका बहादुर से उतना पैसा वो निकाल सकते हैं। बाकी जहां तक बेस देने का सवाल है या ना देने का सवाल है, जब पिछली बारी इन्होंने बेस दिया था
तो किसी को तो 10 साल ये भी नहीं पता लगा था कि जो ड्रोन स्ट्राइक्स अमेरिका करता है पाकिस्तान के अंदर, वो ड्रोन्स अफगानिस्तान से नहीं उड़ते, वो पाकिस्तान के अंदर एयर बेसेस दी हुई हैं जहां से वो उड़ रहे थे। तो 10 साल तक तो किसी को यह भी नहीं पता था पाकिस्तान में कि ये हालत है। वो तो जब सलाला वाला अटैक हुआ 2011 में, उसके बाद ये बात हुई कि जी यहां पर ये सब कुछ हो रहा है और इसको बंद किया जाए, और उसको बंद किया गया। तो पाकिस्तान हो सकता है ये भी करे कि दिखाए कि हम कोई बेस नहीं दे रहे लेकिन चुप करके से दे दे, या कोई बेस का अरेंजमेंट ऐसा करे, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा लेकिन एक अरेंजमेंट हो सकता है जिसके तहत जब भी अमेरिका को कोई जरूरत पड़े तो कोई ऐसा एक एरिया हो जहां से अमेरिका बहादुर ऑपरेट कर सके। और पाकिस्तान की कोशिश ये रहेगी कि वो एक तरफ तो अमेरिका खुश करे और दूसरी तरफ तालिबान को भी अपने साथ रखे, जो वो पिछले 20 साल से एक लिहाज से करते आए हैं। अफगानिस्तान में एक तरफ तो अमरीकी फौजियों को मार रहे थे और अमरीकी इतने अहमक हैं कि डू मोर के अलावा कुछ कर नहीं पाए पाकिस्तानियों का। तो एक तरफ तो वो करा उन्होंने, तालिबान का समर्थन किया, दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर से पैसा भी लिया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसको थोड़ी सी अकल थी, उसने पैसा वैसा बंद कर दिया इनका, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो भी देने को तैयार हो गया कि भाई ठीक है, कितने में बिकते हैं उतने में खरीद लेते हैं इनको, अपना तो काम करवाएं इनसे। अमेरिका का ये भी एक कल्चर है कि जो जितने में बिकता है उसको उतने में खरीद के अपना काम करवाओ और उससे मुनाफा बनाओ। तो शायद हालात वहां पर हैं अभी। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि सुशांत की पाकिस्तान हर समय अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए उनमें बड़ा गर्व है, एक फीलिंग ऑफ प्राइड है कि साहब वी आर द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान अक्सर कहता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की गले की घंटी बन गई है, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं देने के लिए? तो चीनियों को भी जमीन देनी है, उन्होंने अमेरिकन को भी जमीन देनी है, क्योंकि देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की गले की घंटी बन गई, जो कल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज वो नुकसान करवा रही है पाकिस्तान को? यार ये देखो ना, जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसको भी एक अगर एक पैराए में देखा जाए तो मेरे ख्याल वो बात ज्यादा समझ में आएगी। एक तो पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को एक लिहाज से मोनेटाइज करने की ये बात कर रहे हैं, वो जो जियो इकोनॉमिक्स की वो बात कर रहे हैं उसके साथ फिट इन नहीं करता। क्योंकि अगर जियो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो भारत के साथ सारे रिश्ते बिगाड़ के, खराब करके, तोड़ के आप कौन सी जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की बहुत बड़ी एक मंडी है, दुनिया की एक बिना भारत के आप इन्वॉल्व किए आप ईस्ट एशिया नहीं जा सकते, आपके तमाम चीजें जो है वो रुक जाती हैं। अगर आप ब्रिज बनना चाहते हैं कहीं पे तो आप कहां पर ब्रिज बनेंगे? अगर आप साउथ और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ये कहते हैं कि भाई हम पुल का किरदार अदा करेंगे, तो वो कौन सा पुल है जो बीच में लटका हुआ है? क्योंकि उसका एक सिरा भारत में ही आ सकता है अगर आप साउथ एशिया के साथ लिंकअप करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो साउथ एशिया के कोने में है, अब भारत साउथ एशिया का केंद्र है, तो आप कौन से साउथ एशिया और कौन से ब्रिज की बात कर रहे हैं? और जहां तक साउथ एशिया, सॉरी, वेस्ट एशिया और चीन के बीच में ब्रिज बनने की बात है, तो वो भी बड़ा वो वाला जो होता है ना, जो उनसे ब्रिज अक्सर पहाड़ों में होते हैं जिसमें सिर्फ पैदल चला जा सकता है, वो उस टाइप का ब्रिज है। उसमें कोई इस टाइप का काम नहीं हो सकता जिससे आप दुनिया का नक्शा बदल दें। दूसरी चीज ये है कि जो जियो स्ट्रैटेजी की ये बात करते हैं, वो एक बड़े नेगेटिव तरीके से इनकी अहमियत थी, और एक ऐसे जमाने में जब शीत युद्ध का जमाना था तो उसमें इनको अमेरिका के उनके अड्डे वड्डों की जरूरत थी, लेकिन उसका वो एक नेगेटिव लिहाज से जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, एक पॉजिटिव लिहाज से नहीं है। अगर आज भी आप जियो स्ट्रैटेजी की बात करें तो किस लिहाज से जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखना चाहता है। अफगानिस्तान में क्या है भाई, $18 बिलियन की इकोनॉमी है, कौन से कोई सोने के पहाड़ है वहां पर? जो बात भी होती है कि जी सोने के पहाड़ हैं वहां पर, तो वो आज तक तो किसी ने देखे नहीं है।
बाकी के हम ईरान के ऊपर नजर रखेंगे पाकिस्तान में रह करके, उसमें भी एक नेगेटिविटी है। और अगर ईरान के ऊपर नजर रखना चाहते हैं तो उसके और भी आपके पास जरिए हैं, आपको पाकिस्तान की उस लिहाज से जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान वो मर्सनरी रोल वहां पर भी अदा करने को तैयार हो। अगर आप फर्दर नॉर्थ सेंट्रल एशिया में जाते हैं तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान क्यों, फिर और भी बड़े देश हैं जिसकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो मेरे ख्याल वो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो एक नेगेटिव तरीके से उसकी एक इंपॉर्टेंस बनती है आज की डेट में। और इसलिए जो आप कह रहे थे, जो आपका सवाल था कि वो कहीं ना कहीं इनकी गले की घंटी तो नहीं बन गई, मेरे ख्याल वो बात भी समझ में आती है। क्योंकि जब भी ये जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन्होंने की तो उसका कुछ हद तक तो इनको फायदा हुआ, लेकिन जो भी फायदा हुआ वो कॉम्पनसेट हो गया जो नुकसान हुआ इनको। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने अमेरिका के साथ 50 और 60 के दशक में वो जियो स्ट्रैटेजी की तो अपनी एक तो प्रभुसत्ता खोई, लेकिन साथ ही साथ रूस के साथ रिश्ते बिगाड़े। उसके बाद जब 1980 के दशक में इन्होंने दोबारा से अपने जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की तो अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने हस्तक्षेप किया, लेकिन अपने जो समाज है उसमें क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिस तरीके का दहशतगर्दी का मंजर बना, जिस तरीके का कलाशनिकोव कल्चर आया, ड्रग कल्चर आया, जिस तरीके की चीज़ें आप पाकिस्तान में आपको नज़र आती हैं, जो फौज का अमल दखल जितना है, वो सारी की सारी अफगानिस्तान की देन है, या जो जो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी अफगानिस्तान में उसकी देन है। तो ठीक है, 5 7 10 बिलियन $20 बिलियन मिल गए थे, लेकिन जो नुकसान हुआ वो उससे कहीं ज्यादा हुआ। और आज भी, ऑल्दो मैं इनके फिगर्स को कभी भी विश्वसनीय नहीं मानता, लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो दोबारा से जब 2000 के दशक में ये जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन्होंने अफगानिस्तान में दिखाई तो इनको अमेरिका बहादुर से लगभग 25 30 बिलियन मिले हैं, लेकिन खुद ये मानते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ वो 120 130 बिलियन का हुआ है। तो कौन सी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और उसमें इसने इन्होंने कौन सा कोई लाभ इनको मिला। तो आपको इनको मुबारक हो इनकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर अपनी कबर खोदते रहते हैं अपनी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर के, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है फिर। जी, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे सुशांत, जो अफगान तालिबान है ना, अफगान तालिबान ने विदाउट नेमिंग पाकिस्तान को नेम नहीं करा, लेकिन एक किस्म का थ्रेटनिंग पोस्चर अफगान तालिबान ने लिया है कि अगर आप बेस फराहम करते हैं, उन्होंने बात करी कि कोई भी हमसाया मुल्क, पाकिस्तान नहीं बोला, कोई भी हमसाया मुल्क अगर कोई ऐसी चीज फराहम करता है अमेरिका को जिससे कि हमें नुकसान होता है तो फिर उसके नताइज ठीक नहीं होंगे। इस तरीके का एक बयान आया है अफगान तालिबान। कल तक तो पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि अफगान तालिबान भाई है हमारे, दे वर सेइंग वी आर ब्रदर्स। अब क्या हो गया इनके भाईचारे को? यार देखो, वो भाईचारा तब तक ही है जब तक एक दूसरे के फायदा है। बाकी आपको पता ही है फिर भाइयों का क्या हशर होता है जब सत्ता की लड़ाई होती है। औरंगजेब से लेकर के बहुत सारे हमारे पास और भी उदाहरण हैं। तो वो अक्सर वो बोला जाता है कि भाई इनके इन लोगों में जो हैं पाकिस्तानियों में कोई बड़ा भाई ना बनाए, क्योंकि बड़े भाई के सबसे पहले कत्ल तो छोटा भाई करता है। तो अब वो भी एक मंजर है इनके पास। लेकिन देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिए इसको, इसको शेड्स ऑफ ग्रे में देखिए। पाकिस्तान और तालिबान ने एक दूसरे का इस्तेमाल भी किया, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान जो हैं, और कई 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 काफी हद तक तालिबान जो हैं पिछले जब से वजूद में हैं, लेकिन उसके बाद भी जब जरूरत पड़ती है उनको तो वो पाकिस्तान के पिट्ठू बन जाते हैं, उनको कोई उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान से अलग होकर अपनी प्रभुसत्ता या अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उनको पाकिस्तान की उस लिहाज से ज़रूरत नहीं है, या पाकिस्तान की उनको बात मानने की उस तरीके से ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट कोर्स भी लेते हैं। ये हमने 90 के दशक में भी देखा है, सब्सिक्वेंटली भी हमने देखा है कि कई कई एरियाज में वो उस तरीके का पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो एक तरफ आपस में अपने मफाद के लिए ये कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान के अंदर अपनी लेवरेजेस बनाएगा ताकि कल को अगर तालिबान जो हैं
पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना चाहें तो पाकिस्तान के पास कोई लीवरेज होगी। उसी तरीके से तालिबान भी पाकिस्तान के अंदर अपनी लीवरेज बना के रखे हुए हैं कि कल को अगर पाकिस्तान ने दोबारा से ट्रेचरी की, गद्दारी की हमारे साथ, जिस तरीके से उन्होंने 2001 में की थी, तो हम फिर पाकिस्तान को सबक सिखा सकें या पाकिस्तान को इसका खामियाजा हम दिलवा सकें। तो मेरे ख्याल हालात वहां पर और उस डगर पे हैं। बाकी पाकिस्तान की एक जो टेंडेंसी है कि जब भी उनको ऐसा दे ओवरप्ले दे हैंड, तो क्योंकि उन्होंने तालिबान को इस तरीके से सपोर्ट किया पिछले 15-20 वर्ष, तो वो ये मानते हैं कि अब हमारा एक अधिकार है तालिबान के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आज तक नहीं समझा कि तालिबान या किसी भी अफगान को आप कुछ समय के लिए तो आप जिसे बोलते हैं यू कैन रेंट एन अफगान, बट यू कांट बाय हिम, ही इज नॉट योर स्लेव। तो वो वाला जो डायनेमिक है वो तब आएगा जिस दिन वो उनको ये लगे कि भाई अब हमारे को इनकी जरूरत नहीं है, तो उस दिन वो दोबारा से इनको आंखें भी दिखाएंगे। तो ये तो पहले भी हमने देखा है, आगे भी चल के यही देखें जी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन बड़े कीन हैं कि 9/11 की एनिवर्सरी तक पूरे अमेरिकन ट्रूप्स को हटा दिया जाए वहां से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो एनिवर्सरी तक नहीं हटते, इस साल के एंड तक हटते हैं, कभी भी, मतलब दे आर ऑन देयर वे आउट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे सुशांत कि आपको क्या लगता है इसमें भारत के लिए पोस्ट यूएस विड्रॉल अफगानिस्तान की शक्ल क्या होगी? क्या उसमें अफगानिस्तान का जो तालिबान है, अफगान तालिबान, वो काबुल पे चढ़ दौड़ेगा? क्या उसका एंटी इंडिया पोस्चर होगा? क्या इसमें भी शेड्स ऑफ ग्रे होंगे? आपको क्या लगता है? हाउ डज द मैप लुक टू यू? यार अभी तो बड़ा धुंधला मैप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसमें अटकलें ज्यादा हैं क्योंकि और कुछ हमारे पास है नहीं जाने के लिए। क्या होगा, किस तरीके से, हाउ द कुकी विल क्रम्बल, बहुत मुश्किल है अभी कहना। अगर जो अफगान हुकूमत है उसको आर्थिक समर्थन या फौजी समर्थन जो है एटलीस्ट साजो सामान के लिहाज से वो मुहैया होते रहे, तो वो शायद तालिबान को रोक पाएंगे, या एट द वेरी लीस्ट एक जिसे आप कहते हैं कि एक बैलेंस रहेगा वहां पर, और तालिबान टेक ओवर इतना आसान नहीं होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि तालिबान और इनके बीच में कोई सुलह समझौता हो जाए और कोई पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट अनवेल हो जाए। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट अगर होगा तो फिर क्या हालात पैदा होंगे, क्या वहां पर कोई स्थिरता आएगी या एक अस्थिरता का माहौल ही रहेगा? किसी ना किसी तरीके से जंग होती रहेगी, नहीं होती रहेगी, ये भी कहना मुश्किल है। तो डिपेंडिंग ऑन अफगानिस्तान के अंदर किस, अच्छा, और फिर पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा, और क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कोई मनमुटाव हो जाएगा। और अक्सर हमने ये देखा है कि जब वो मनमुटाव होता है अफगानों और पाकिस्तानियों के बीच में, तो सबसे पहले वो भारत के साथ दोस्ती अपनी बढ़ाते हैं। अभी तक तो तालिबान के साथ बहुत लोग मानते हैं कि भाई हमारे को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए जैसे बाकी देश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए अभी ये है कि अगर हम एक तरफ ये मानते हैं कि एज ऑफ डेट, आगे चल के क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि तालिबान एक लिहाज से अभी पाकिस्तान के पिट्ठू बने हुए हैं। तो जब तक वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, आप उनसे क्या बात करके आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान का एक लिहाज से वीटो रहेगा। लेकिन कल को अगर तालिबान पाकिस्तान से एक लिहाज से अपनी जिसे बोलते हैं अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी ऑटोनॉमी कर देते हैं, तो फिर आप जरूर, अगर तालिबान अफगानिस्तान में या काबुल में काबिज हैं या उनकी सरकार बनती है या वो सरकार में किसी ना किसी रूप में उनकी शमूलियत है, तो फिर आप जरूर उनके साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही क्या, आप एक रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आपके लिए करना पॉसिबल भी शायद नहीं होगा। तो मेरे ख्याल बहुत सारे हाउ दी सिचुएशन डेवलप्स इन अफगानिस्तान उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भारत अगले क्या कदम उठा सकता है या भारत की अगली पॉलिसी क्या रहेगी, या अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका भारत के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा। एक चीज बड़ी स्पष्ट है, अफगानिस्तान में कभी भी कोई एंड गेम नहीं होती। जिसको लोग एंड गेम मानते हैं वो अगली ग्रेट गेम की बिगिनिंग होती है। तो ये मान लेना कि यार
अगर कल को तालिबान आ गए तो भारत तो सीन के बाहर हो जाएगा। मेरे ख्याल ये एक बड़ी पेसिमिस्टिक सी सोच है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन थे, जब वो सत्ता में आए, तो जब तक तालिबान नहीं आए तब तक तो भारत वहां पर था। 1996 तक तो भारत का दूतावास भी वहां पर काम कर रहा था। और तालिबान के आने के बाद भारत 5 साल के लिए काबुल से बाहर निकल गया, लेकिन बाकी लोगों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। उसके 20 साल तक, 2001 के बाद तो भारत बहुत सेंट्रल फिगर भारत ने अडॉप्ट किया। तो अगर आप पिछले 40-45 साल लें तो 5 साल का अगर अरसा छोड़ दें जो तालिबान का था, और मुजाहिदीन भी शुरू में तो भारत के खिलाफ ही रहते थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो पहली चीज उन्होंने ये की कि भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो मतलब कि आप अगर उस लिहाज से देखें तो आप कभी भी गेम से बाहर नहीं होंगे। हाँ, कुछ अरसे के लिए हो सकता है आपको सेटबैक हो जाए, हो सकता है आप काबुल में ना हो सकता है मज़ार शरीफ में हो सकता है आप कंदहार में हो सकता है आप कहीं और हो सकता है आप ताजिकिस्तान में बैठ करके अफगानिस्तान को देख रहे हो। अटकलें लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उसके चंद महीनों या 1-2 साल के बाद आप दोबारा से काबुल में आ जाएं, और आपके जो भी वहां पर सत्ता में हो, आपका उसके साथ रिश्ता और बेहतर हो जाए, और पाकिस्तानी फिर अपने हाथ मलते रहे। तो ये तो पॉसिबिलिटी हमने पहले भी देखी है, आगे भी चल के ये हो सकता है। बिल्कुल। सुशांत, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा तफसील से इसका जवाब दें, डिटेल में। जब पहले अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया था, तो उस समय वो एक नया तालिबान था, पहली बार उसने स्वाद चखा सत्ता का। लेकिन अब तो 20 एक साल से वो गुफाओं में रह रहा है, कभी पाकिस्तान में दर बदर, और तालिबान ने भी बहुत स्ट्रगल करा है, एंड इट हैज कम अंडर ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस। कई कारण हैं उसके साथ, अलकायदा के साथ जुड़ना, फिर अमेरिकन इन्वेजन, 10 किस्म की चीजें हैं, मतलब इट्स नॉट सो सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आपको लगता है व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज अ मच मोर, शायद मेच्योर वर्ड ठीक नहीं है मेरा, बट एक दूसरी सोच का तालिबान क्या आपको दिख रहा है, तालिबान 2.0, जिसने अपनी एक्सपीरियंसेस और जो 20 साल से गुफाओं में रहने के बाद जो सीखा है उसने, गुफाओं में रहा है, कराची में रहा है, कहीं पे भी रहा है, सत्ता के बाहर रहा है, ऑन द रन रहा है, लीडरशिप ऑन द रन रही है, आपको लगता है कि तालिबान की थिंकिंग में शायद कुछ चेंजेस आए हों? यार, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो हमारे पास प्रमाण हैं कि जहां पर, ठीक है, आप उस बात को ये भी इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि भाई अभी तो एक जंग का माहौल है, तो फिर जंग के माहौल में वो जिस तरीके के कदम उठाते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ होंगे उन कदमों से जो वो उठाएंगे जब वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि जहां जहां पर जौन जौन से एरियाज में उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया है, वहां पर तो वो नया तालिबान तो वही वाला पुराना तालिबान है। हर चीज को लेकर के अगर आप उनकी ऑफिशियल पोजीशंस देखें तो वो ये कहते हैं हाँ हाँ हम लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंटिल प्यूबर्टी, यानी कि बेसिकली आप चौथी पांचवी तक उनको पढ़ा दें, उसके बाद उनको घर में बिठाएं और ट्रीट देम लाइक कैटल और चैटल और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। तो वो तो एक, वहां पर कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम और चीजों में जब वो बात करते हैं तो जिस लिहाज से वो अपने एमिरेट की बात करते हैं, स्टाइल में चेंज आ गया है, लेकिन क्या सब्सटेंस में कोई चेंज आया है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये कि और अगर वो सत्ता पे कल को काबिज हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे होते हैं, तो क्या वो किसी तरीके का एक कत्लेआम करेंगे या वो एक नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ेंगे? वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो क्या एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसमें सारों के सारों की शमूलियत हो और एक 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 नया प्रोसेस बने, या वो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, अब हम काबिज हो गए हैं, हमारी बात मानोगे तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो हम आपको मौत के घाट उतार देंगे। तो वी डोंट नो कि हाउ दे आर लाइकली टू बिहेव। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो कल को जबरदस्ती भी काबिज हो जाते हैं अफगानिस्तान पे, अपने पूरे अफगानिस्तान पे अपना वर्चस्व जमा लेते हैं, तो शायद 4-5-6 साल के बाद वो एक मॉडरेशन आनी शुरू हो जाए। अभी तो कहना मॉडरेशन का असंभव है, इसलिए
क्योंकि एक तो 20 साल उन्होंने सबक ये भी सीखा है कि जब तक आप मारो या मरो, वो भी सबक सीखा है उन्होंने। 20 साल तक उन्होंने जिस तरीके का एक बहुत ही कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मेंटालिटी को इनकलकेट किया है, वो भी हमारे सामने है। वो ओवरनाइट तो नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने दुनिया के साथ कैसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है या एंगेज करना है, वो जो एक डिप्लोमेटिक स्किल है, वो आपको काफी क्लियरली नजर आ रहा है। क्योंकि वो दुनिया भर में, अनलाइक लास्ट टाइम जब वो किसी के साथ भी एंगेज हार्डली कर पाए थे, इस बार वो दुनिया भर में, चाहे वो चीन हो, ईरान हो, जिनके साथ उनकी दुश्मनी एक तो सेक्टेरियन लेवल पर भी है, लेकिन अदरवाइज भी एक ईरान के साथ एक कश्मकश रहती है, वहां पर भी उन्होंने रूस के साथ, अमेरिका के साथ, अरब दुनिया में, तमाम, अगर आप देखें तुर्की में, तमाम जगहों पर जहां पर उनको पहले कोई ज्यादा उनकी पूछ पूछ नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने अपने लिए दरवाजे खुलवाए हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर तो उन एक नजर आ रहा है कि वो कैसे एंगेज करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो एंगेजमेंट होगी वो उस पर निर्भर होगी कि वो अफगानिस्तान के अंदर क्या करते हैं। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि वो किस टाइप का निजाम लेके आते हैं। इस्लामी निजाम होगा, चलिए वो मान लेते हैं, लेकिन क्या वो किस टाइप का इस्लामी निजाम होगा? क्या वो मुल्लाओं का राज होगा, या वहां पर किसी तरीके की एक जमहूरियत या एक रायशुमारी या कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा जिसमें सब लोग शमूलियत कर सकते हैं? क्या वो पश्तून बहुल निजाम होगा, या उसमें सब लोगों की शिरकत होगी? और किस लेवल पर शिरकत होगी? औरतों के साथ क्या व्यवहार रहेगा? जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या व्यवहार रहेगा? जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, एथनिक या सेक्टेरियन, उनके साथ उनका क्या व्यवहार रहेगा? मेरे ख्याल ये सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि क्या एक नया तालिबान आया है या एक पुराना तालिबान है। साथ ही साथ देखिए, तालिबान के साथ एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो उनके जो दहशतगर्दों के साथ उनके जो लिंक्स थे वो थी। हमारे पास क्या प्रमाण है कि उन्होंने जो इंटरनेशनल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अलकायदा हो या बाकी सारी हो, IMU या ETIM, उनके जो भी नए नाम हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन ये हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने उनके साथ अपने जो लिंक्स थे उनको तोड़ दिया। और और वो क्यों तोड़ेंगे? 20 साल उन्होंने उनके साथ मिल करके अपनी सारी की सारी जंग लड़ी है दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के खिलाफ। आज जब वो जीत गए हैं, तो क्या वो उन लोगों को फरामोश कर देंगे जिनको वो जिनके साथ मिल करके उन्होंने इस जंग में जीत हासिल की है? और उसमें सिर्फ वही नहीं है फैक्टर, उसमें फिर वो बाकी जो पश्तून वली और वो सारा कोड है, वो भी फैक्टर आ जाता है। और अगर आप अमेरिका और तालिबान के बीच का एग्रीमेंट देखें, तो उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि वो अलकायदा को यहां से भगा देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम इनको कुछ करने नहीं देंगे किसी के खिलाफ। ये कहीं नहीं कहा कि वी विल एक्सपेल ऑल ऑफ देम। अगर आप उसका फाइन टेक्स्ट देखें तो आपको वो नजर आएगा वो बात। तो वो लिंक्स भी कहीं नहीं जाएंगे। हर रोज हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वो लिंक्स बिल्कुल वैसे ही एस्टैब्लिश्ड हैं, अभी भी वो कोऑपरेशन चल रही है, अभी भी वो वहां पर सक्रिय हैं। और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे, अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं, तो बहुत सारे दुनिया के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान में आकर के तालिबान के की संरक्षण में अपना काम करेंगे, या अपने एक उनको एक सेफ हेवन मिल जाएगा। जी जी इन एनी केस एक खलीफा जो था वो तो मारा गया, दूसरा वाला पकड़ा गया, लेकिन अमीर उल मोमिनीन तो अभी भी है। जी और अमीर उल मोमिनीन का खलीफा और के बीच में जो एक लिंक है, वो आप खुद बेहतर जानते हैं कि वो कैसे किसका ज्यादा वो होगा। तो अगर ये अमीर उल मोमिनीन है, तो फिर अमीर उल मोमिनीन तो सबके सब मोमिनों के अमीर होते हैं ना। जी तो वो किसको फरामोश करेंगे? और फिर अगर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम
सिर्फ अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन है। फिर आप अमीरुल अफगानिस्तान हो सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन नहीं हो अमीरुल सकते। मोमिनीन नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक राइट। बात है आपकी। तो फिर ये चीजें आगे चल के डिसाइड करनी पड़ेंगी, और अगर अमीरुल मोमिनीन बने रहे तो फिर जो बाकी रियासतें हैं उनका क्या इनके तरफ रवैया रहेगा, ये भी देखना पड़ेगा। जी, सुशांत बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, सुशांत सरीन जी ने हमें बताया इस एपिसोड में कि ये जो पाकिस्तान बेसिस अमेरिका को दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, किस सूरत हाल में दे रहा है, उसके पास कोई और चारा है कि नहीं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और उसके रिपरकशंस यानी कि इसके नताइज क्या होंगे पाकिस्तान पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और स्पेशल अतिथि, एक और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करिए हमारे नए एपिसोड का। जय हिंद।